टॉपिक अंडर डिस्कशन इज मसल्स। और हमने अभी पढ़ा था कि मसल्स की हमारे पास 3 टाइप्स थी, स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल। आप लोगों के सिलेबस के स्कोप में जो डिटेल में डिस्कस किया गया है दैट इज बेसिकली स्केलेटल मसल। तो आइए हम इस पर्टिकुलर स्केलेटल मसल को स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात है कि एक ऐसा टिश्यू जो किसी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता था इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था? मसल। ठीक है, इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उसका नाम क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? मसल। ये वाले मसल्स हमेशा अटैच होते हैं विद द स्केलेटन, ढांचे के साथ अटैच होते हैं, और इसी की वजह से दे आर चीफली इन्वॉल्व्ड इन लोकोमोशन। इसी की वजह से क्या होती है? लोकोमोशन हो जाती है, राइट। और अगली बात हमारे पास ये है कि दे आर यूजुअली वॉलंटरी इन नेचर, देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज इन आवर कंट्रोल। तो ये कहलाते हैं वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, राइट। अगला जो मेरे पास एट्रीब्यूट है दैट इज अटैचमेंट, कि ये वाले मसल किस तरह से अटैच होते हैं हमारे स्केलेटन के साथ। तो उसके लिए हम छोटा सा एक हेडिंग बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज अटैचमेंट। और अटैचमेंट दो तरीके से हो सकती है, यानी कि एक जो मसल है वो डायरेक्टली भी अटैच हो सकता है विद द बोन, और ऐसा भी हो सकता है कि हम इस मसल को कैसे अटैच करें? इनडायरेक्टली। जब मैं वर्ड यूज करता हूं इनडायरेक्टली, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि हम इस पर्टिकुलर मसल को पहले एक कनेक्टिव टिश्यू से अटैच करेंगे दैट इज मच मच मोर स्ट्रॉन्गर, एंड दैट मे गिव मोर स्ट्रॉन्गर कनेक्शन और एडहेजन विद द बोन, एंड दैट वेरी कनेक्टिव टिश्यू इज नथिंग अदर देन टेंडन। तो टेंडन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है कि जो किसी मसल को, टेंडन इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज गोइंग टू अटैच अ मसल विद द बोन। मसल्स को बोन से जोड़ने वाले टिश्यू का नाम मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? टेंडन। इसको हमने डायग्राम से अगर समझना हो तो इट इज नॉट डिफिकल्ट। ये जो मैंने अब रेड सा स्पिंडल ड्रॉ किया है इट इज नथिंग अदर देन अ मसल। ये एक मेरे पास एक मसल है। इट्स शेप इज ऑफ कोर्स स्पिंडल। ये दरम्यान में से मोटा है और साइडों से पतला है, लेकिन आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि ये इसकी ओवरऑल अपीयरेंस है, लेकिन जब मैं इसके मसल सेल को देखूंगा तो वो बहरहाल सिलेंड्रिकल होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मसल ज्यादा और यहाँ पे नंबर ऑफ डेफिनेटली लेंथ कम हो जाएंगी। इसके साथ मैंने ड्रॉ किया हुआ माय डियर स्टूडेंट्स ये वाला टिश्यू, ब्लैक वन, एंड दैट वेरी ब्लैक टिश्यू इज बेसिकली समथिंग लाइक इट, कुछ ऐसी चीज है ये इस तरह की, जो इसको करेक्ट, इसको रैप किए हुए है, और जो एक्सटेंड होने के बाद बहुत सा थिक सा कॉर्ड बन जाती है, एंड दैट वेरी थिक कॉर्ड इज नथिंग अदर देन टेंडन। इसे हम लोग टेंडन कहते हैं। जाहिर है ये उस तरफ भी है, तो इस पर्टिकुलर टिश्यू से ही ये अपने आप को अटैच करेगा विद अ पर्टिकुलर बोन, दैट मे बी रेडियस, दैट मे बी अल्ना, दैट मे बी फीमर, दैट मे बी टिबिया, दैट मे बी फिबुला, दैट मे बी स्कैपुला, व्हाटएवर। तो ये है हमारे पास बेसिकली अटैचमेंट के दो मेथड। वो डायरेक्टली भी अटैच हो सकता है और किसी टेंडन के थ्रू भी अटैच हो सकता है। मैं दोनों चीजें यहाँ शो कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि मसल किसी बोन से डायरेक्टली अटैच हो गया, किसी बोन से डायरेक्टली अटैच हो गया, डायरेक्टली। ये अगर ये मेरे पास एक बोन है तो डायरेक्टली भी अटैच हो सकता है और थ्रू अ टेंडन भी अटैच हो सकता है। नाउ वी वांट टू सी कि अगर इस पर्टिकुलर मसल की मैंने एनाटॉमी स्टडी करनी हो, यूनो एनाटॉमी क्या होती है कि स्टडी ऑफ एनी ऑर्गन आफ्टर डायसेक्शन, और स्टडी ऑफ एनी इंडिविजुअल आफ्टर डायसेक्शन इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। तो लेट्स सी व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ अ मसल। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट बोर्ड। एनाटॉमी ऑफ अ मसल, इसकी मुझे करना क्या पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स? मुझे एक अदद ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। मैं उसकी बाजू या टांग की सर्जरी करूंगा, कट करूंगा। कट करने के बाद डेफिनेटली आई विल एक्सेस द मसल,
और फिर मैं उस मसल को डायरेक्टली अटैच हो या इनडायरेक्टली अटैच हो काट के बाहर निकालूंगा। तो अब मैं उस पर्टिकुलर मसल की डायसेक्शन करके देखूंगा कि उसके अंदर क्या क्या है। तो जब मैंने एक मसल को काटा माय डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे ये पता चला कि इस पर्टिकुलर मसल, लुक एट दिस डायग्राम लाते हैं आप लोगों के लिए, कि इस पर्टिकुलर मसल के बाहर एक मेम्ब्रेन है। अगर ये मेरे पास एक मसल है तो इस पर्टिकुलर मसल के बाहर एक ट्रांसपेरेंट सी या ऑफ वाइट से कलर की एक मेम्ब्रेन होती है दैट बेसिकली रैप्स दिस मसल, दिस होल मसल। इस मसल इसके अंदर लिपटा हुआ होता है एंड दैट वेरी रैपिंग मेम्ब्रेन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज बेसिकली अ टिश्यू दैट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, it reduces the friction of muscle along with other muscle and friction of the muscles with its you can say adjacent bone. Not only ये मसल को मसल से रगड़ खाने से बचा रहा है बल्कि मसल्स को बोन से रगड़ खाने से भी बचा रहा होता है। एंड दैट वेरी कनेक्टिव टिश्यू दैट इज सराउंडिंग द मसल वी called it as epimysium. That very tissue is called as epimysium. एपिमीजियम। अब हमने करना क्या है कि एज वी वांट टू डिस्कस एनाटॉमी, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ से सेक्शन कट करेंगे। जब मैंने इसको दरम्यान में से काटा तो फिर वो टॉम एंड जेरी वाला मसल का पीस बन गया। आपने देखा होगा कि उस वाले केस में भी आमतौर पर टॉम एंड जेरी वाले केस में भी किसी मसल को ऐसे कट करके दिखाया गया होता है, समथिंग लाइक इट, ऐसे, राइट। के दरम्यान में से काट दिया मैंने यहाँ से, तो जाहिर आधा मसल ये और आधा मसल इसके इधर होगा। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके ऊपर से एपिमीजियम भी उतार दी। तो मुझे क्या पता चलेगा, जब मैंने सेक्शन कट किया तो नजर आया कि इसके अंदर बहुत से मसल्स के क्या हैं, बंडल्स हैं, समथिंग लाइक इट। लुक एट दिस, ये बंडल है, ये बंडल है, ये बंडल है, ये द मसल बंडल्स। ये है मेरे पास एक मसल बंडल, आप लोग इसे मायो बंडल भी कह सकते हैं। जहां के भी हम वर्ड यूज करते हैं मायो, उसका मतलब होता है मसल, तो ये मसल का बंडल है। आप देखें तो आपको नजर आएगा यहाँ पर अल्लाह ताला की आर्किटेक्चर कि जैसे अल्लाह ताला ने इन मसल्स को दूसरे मसल से रगड़ खाने से बचाया हुआ है, इसी के साथ अल्लाह ने मसल बंडल्स को एक दूसरे से रगड़ खाने से भी बचाया हुआ है बाय रैपिंग देम इन अनदर कनेक्टिव टिश्यू, समथिंग लाइक इट। ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो इसके अराउंड प्रेजेंट है, समथिंग लाइक इट, ये टिश्यूज। यानी कि अगर मैं आप लोगों के लिए इस एक मसल बंडल को बाहर निकालूं तो मुझे क्या पता चलेगा, लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, कि ये बंडल मैंने बाहर निकाला, इसको मैंने मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, समथिंग लाइक इट। तो ये है मेरे पास एक मसल बंडल। तो इस पर्टिकुलर मसल बंडल के ऊपर भी एक कवरिंग है, दैट वेरी कवरिंग इज ऑफ फॉर एग्जाम्पल मेरी ड्राइंग में ब्लू कलर की है, वैसे ये भी ट्रांसपेरेंट होती है या ऑफ वाइट सी होती है। एंड दैट वेरी फाइन कवरिंग दैट रिड्यूसेस द कॉन्ट्रैक्टाइल फ्रिक्शन, उसे हम नाम देते हैं पेरीमीजियम, पेरीमीजियम, राइट। अब जब मैं इस पर्टिकुलर मसल बंडल को देखता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। ऐसा करते हैं कि उनको हम ब्लैक ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके अंदर प्रेजेंट हैं बहुत सारे मसल फाइबर्स। लुक एट दिस, ये बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं जो कि पैक हुए हैं एक मसल बंडल के अंदर। आपको पता है ये बंडल क्या होता है? तो ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि आप लोगों के लिए इस एक मसल फाइबर को बाहर निकालते हैं। दिस इज अ मसल फाइबर, इसको मैंने अगेन आप लोगों के लिए मैग्नीफाई कर दिया है। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर आप लोगों को इस तरह की लाइन्स नजर आ रही हैं। इस पर्टिकुलर चीज को हम नाम क्या देते हैं, मसल फाइबर। और जो हमारे पास मसल फाइबर होता है उसका एनाटॉमिकल नेम क्या है, मसल सेल। इट इज कॉल्ड एज मसल सेल। याद रखना है कि मैंने यहां पे वर्ड यूज किया है एनाटॉमिकल नेम।
It is the anatomical unit of the muscle cell, of the whole muscle, sorry, not muscle cell. It is the anatomical unit of the whole muscle. So whole muscle composed of muscle cells. And what is the technical name for muscle cell? Muscle fiber. Why we want to call it as muscle fiber? Because this particular muscle cell is cylindrical, it is long. आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारा मसल फाइबर होता है ये भी एक लंबा सा स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर यूनिफॉर्म रहता है, ऐसा नहीं कहीं से पतला कहीं से मोटा हो, बिल्कुल यूनिफॉर्म डायमीटर का है. इग्नोर बाय ड्राइंग एरर, यहाँ से मैंने थोड़ा सा पतला हो गया लेकिन डेफिनेटली बिल्कुल स्ट्रेट सिलेंडरिकल स्ट्रक्चर होती है. और मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर मसल फाइबर को अगर मैं देखूं, ये अब हम एक मसल फाइबर की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है, ये भी एक मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है. आए हम इसको किसी और कलर से कवर करते हैं, से समथिंग लाइक इट. ये कवर है इसके ऊपर, एंड दैट वेरी कवर कि जो एक मसल फाइबर को चारों तरफ से मलफूफ किए हुए है, लिपटे हुए है, दैट वेरी कवर इज कॉल्ड एज एंडोमीजियम. एंडोमीजियम, राइट. अगर हम उसको यहां ड्रॉ करना चाहें तो डेफिनेटली इट इज लाइंग समवेयर हियर, ये यहां है, समवेयर हियर. और इस सर्कल में यहां पे गिब्रिया से नजर आ रही है, समथिंग लाइक इट, यू कैन सी something like it. So these are all endomysia. So all endomysia, they are there to wrap each and every individual muscle cell that is called as muscle fiber. अब अगर आपने बात को गौर से देखना है, बिकॉज का एक टर्निंग पॉइंट है आप लोगों के लर्निंग में, कि अगर आप एनाटॉमिकल सेल की बात करें, एनाटॉमिकल यूनिट की बात करें, तो वो है मसल सेल. लेकिन इस मसल सेल के अंदर इसकी फंक्शनल यूनिट्स अरेंज्ड है. आपको याद होगा मैंने यहाँ लाइंस लगाई है, यहाँ पे ये लाइंस लगाई है, ये वाली लाइंस. तो इस मसल फाइबर के अंदर इसकी फंक्शनल यूनिट्स अरेंज हैं, और उस फंक्शनल यूनिट को हम दिमाग करके शो करके ऐसे शो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस तरह की बहुत सारी हजार मेरे पास स्पेस लिमिटेड है, तो अनगिनत है, लाखों हैं. इस एक पर्टिकुलर फंक्शनल यूनिट को, इट इज नॉट स्ट्रक्चरल यूनिट, इट इज फंक्शनल यूनिट, हम नाम देते हैं सार्कोमियर. इसको नाम कहते हैं सार्कोमियर. आपको पता है कि मियर का मतलब होता है यूनिट, तो सार्को का मतलब होता है मसल. तो इस पर्टिकुलर मसल यूनिट का नाम मेरे पास क्या है? सार्कोमियर. अब अगर मैं एक सार्कोमियर को देखूं तो किसी सेल की तरह से, इट इज अ लिविंग यूनिट, इट इज अ लिविंग सेल. अब मैं सवाल ये है कि मैं इसे लिविंग सेल क्यों कह रहा हूं? बिकॉज कि इसके अंदर आप लोगों को नजर आती है, इसके बाहर नजर आती है आप लोगों को एक और मेम्ब्रेन, एंड दैट वेरी मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सार्कोलीमा. अब सार्कोलीमा या सार्कोलेमा मुझे कहाँ नजर आएगी, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस डायग्राम को देखिए. लुक एट दिस. अपने गौर से देखने हमारे स्टूडेंट्स कि मैं इसे कहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ. आई एम ड्रॉइंग इट बीनीथ मसल फाइबर एंड एंडोमीजियम, इन बिटवीन. सॉरी, देखिए मैंने इसे कहाँ ड्रॉ किया है. मैंने इसको ड्रॉ किया है मसल फाइबर और एंडोमीजियम के दरमियान में. इसका मतलब है कि एंडोमीजियम के नीचे और इस पर्टिकुलर मसल फाइबर के ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म की मेम्ब्रेन है, लाइंग ऑल अराउंड, हर जगह पे मौजूद है, एंड दैट वही लेयर इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा. सार्कोलेमा, राइट माय डियर स्टूडेंट्स. अब ये जो सार्कोलेमा है, अगर आप इसे किसी नॉर्मल सेल से कंपेयर करें तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कौन से वाले? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इसकी नेचर किसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी है, स्मूथ ER जैसी है, राइट. अब व्हाट इज इट्स फंक्शन ओवर हियर? यहां पे इसका फंक्शन ये है कि इट बेसिकली स्टोर्स कैल्शियम. ये कैल्शियम को स्टोर करती है. ये कैल्शियम का बहुत बड़ा रेजर्वायर है. यू नो रेजर्वायर,
गोडाउन, एक जखीरा जहाँ पे हम चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे एक लिविंग सेल समझ रहा हूँ तो जाहिर है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि इसके बाहर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हमारे पास जाहिर है क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और उस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म को जो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, दैट वरी साइटोप्लाज्म, दैट वरी प्लाज्मा इज कॉल्ड एज अ सार्कोप्लाज्मा। सार्कोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्मा दोनों वर्ड्स चलते हैं, सार्कोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्मा। अब इस पर्टिकुलर लाइन की वजह क्या है? वजह ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर मसल फाइबर की लेंथ के अलोंग हमें नजर आते हैं इस पर्टिकुलर सेल के वेरी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स, एंड दीज ऑर्गेनेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, राइट, एंड दीज पर्टिकुलर proteins, they arrange themselves in the cell in a very specific fashion that enable this particular cell to carry out the process of contraction and relaxation, right? हम देखेंगे कि वो क्या चीज है कि जो इसके अंदर अरेंज है। तो मैंने आपसे बोला अभी एक प्रोटीन की पूरी असेंबली, दैट वेरी कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus इज कॉन्सिस्ट ऑफ, ड्राइंग करेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा 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 अलोंग द होल लेंथ आपको नजर आएगा, ऐसा अरेंज हुआ होगा। आइए हम इस पर्टिकुलर एरिया को, इस छोटे से एरिया को हम मैग्नीफाई करके देखते हैं, छोटे से एरिया को। तो भी क्या नजर आएगा स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, दोबारा आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको नजर आएगी एंडोमीजियम। लुक एट दिस, उसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, दिस वन इज एंडोमीजियम, दिस वन इज एंडोमीजियम, दीज आर टू साइड्स ऑफ एंडोमीजियम। और इसके बाहर हमें नजर आ रही है इसके अंदर नजर आ रही है सार्कोलेमा, दिस वन इज सार्कोलेमा, दिस वन इज सार्कोलेमा, and it is provided with the sarcoplasmic tubules, and these sarcoplasmic tubules are basically what? Storing calcium. और इसके अंदर मुझे नजर आ रही हैं ये वाली दो लाइंस, फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन, ये दो लाइंस हम यहां ड्रॉ करते हैं, somewhere here 1 and 2, ये दो लाइंस। अगर हम इसको और एक्सटेंड करें या इसको भी शामिल कर लें फॉर एग्जांपल, तो हम इसको और आगे ले चलते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर अस। हम इसको यहां तक ले जाते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको आसानी से बात समझ आ जाए, राइट? मैंने आपसे कहा था माय डियर स्टूडेंट्स कि ये एक सेल का हिस्सा है, ये पूरा सेल कितना है, यहां से लेकर यहां तक, ये हम उसके एक हिस्से की बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली कैरिंग आउट इट्स फंक्शन। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं, फंक्शनल यूनिट। मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है कि इट इज एनाटॉमिकल यूनिट, इट इज फंक्शनल यूनिट, ठीक है। अब हम इस फंक्शनल यूनिट के बाहर क्या ड्रॉ कर रहे हैं, जाहिर है एंडोमीजियम, दिस इज एंडोमीजियम, राइट। अब ये जो पर्टिकुलर लाइन है जो यहां से शुरू हुई और यहां पे खत्म हुई, या यहां से शुरू हुई और यहां पे खत्म हुई, इस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग नाम क्या देते हैं, यस परफेक्ट, हम इसे नाम देते हैं जी लाइन। इसे हम ब्लैक ड्रॉ कर दें ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। इट इज कॉल्ड एज जी लाइन, ये एक जी लाइन है। एंड दिस वन जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जाहिर है ये एक और जी लाइन है, और ये थर्ड वाली ये भी एक जी लाइन है, ये भी एक जी लाइन, राइट। इन सी लाइंस के ऊपर इसकी प्रोटीन्स अपने आप को स्पेसिफिक वे में अरेंज करती हैं, और वो प्रोटीन है कौन से माय डियर स्टूडेंट्स, तो आंसर इज थिन प्रोटीन्स। लुक एट दिस, हमने उसको बहुत थिन ड्रॉ किया हुआ है, वेरी थिन, एंड फॉर एग्जांपल वेरी थिन, समथिंग लाइक इट, सम सेम ओवर हियर, समथिंग लाइक इट एंड समथिंग लाइक इट एंड सेम ओवर हियर। ये प्रोटीन्स हैं जिन्होंने अपने आप को एक ट्रांसवर्स मेम्ब्रेन के अंदर से गुजार के परोया हुआ है, समथिंग लाइक इट, जिसमें ये मैंने होल्ड की हुई है, राइट, दैट इज अ मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के अंदर से ये प्रोटीन गुजरी है, आधी इधर और आधी इधर, एंड दैट वेरी प्रोटीन दैट इज वेरी थिन, दैट इज पासिंग थ्रू द जी लाइन, इज कॉल्ड एज एक्टिन, इज कॉल्ड एज एक्टिन, राइट। आपने अगर देखना हो माय डियर स्टूडेंट्स कि यहां पे एक जी लाइन के अंदर कितनी प्रोटीन्स परोई हुई हैं,
तब वो क्या करना पड़ेगा, आपको इस पॉइंट से सेक्शन कट करना पड़ेगा। तो जब मैंने यहाँ सेक्शन कट किया हमारे स्टूडेंट्स, तो पता चला कि इस पर्टिकुलर जी लाइन के अंदर 6 1 2 3 4 5 6 एक्टिन फिलामेंट्स पास हुए। तो जाहिर है जब मैं सेक्शन कट करूंगा तो मेरे से कोई 2 नजर आएंगे। सेक्शन कट करूंगा, ये है, यहाँ सेक्शन कट करूंगा तो कोई से 2 नजर आएंगे। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास क्या है, 6 एक्टिन फिलामेंट्स है, दोज आर लाइंग इन द पेरिफेरल रीजन। तो जी लाइन से 6 एक्टिन फिलामेंट्स पास होते हैं, राइट। और इस पर्टिकुलर यूनिट मीन सार्कोमियर के अंदर आपको बिल्कुल सेंटर में एक और क्या नजर आती है हमारे डियर स्टूडेंट्स, प्लेट नजर आती है। एंड दैट वेरी डिस्क और प्लेट इज लाइंग एग्जैक्टली इन द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में लाई कर रही है। समवेयर हियर, यहां लाई कर रही है, समवेयर हियर, यहां लाई कर रही है। एंड दैट वेरी central line is called as M line. This is called as M line. M line stands for middle line, जो बिल्कुल सेंटर में लाई कर रही है। It is called as M line. अब इस M line के अंदर भी क्या गुजरी हुई है, एक प्रोटीन, और वो प्रोटीन जो इसके बिल्कुल सेंटर में से गुजरी है, that is lying somewhere here, आप यहाँ देख सकते हैं। It is thicker as compared to the previous one, थिक सी है, और ये M लाइन के अंदर से गुजरी हुई है। सेम इज द केस है, यहाँ पे भी एक थिक प्रोटीन है, दैट इज बेसिकली पासिंग थ्रू द M लाइन। एंड दिस वेरी थिक प्रोटीन इज नन अदर देन मायोसिन। दिस इज कॉल्ड एज मायोसिन फिलामेंट। तो थिन वाला क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स, और थिक वाले क्या है मेरे पास, मायोसिन फिलामेंट्स। अब ये थिक और थिन फिलामेंट्स जी लाइन और M लाइन्स मिलके क्या बना रही हैं, एक फंक्शनल यूनिट, और उस फंक्शनल यूनिट का नाम मेरे पास क्या है, सार्कोमियर। When different sarcomeres arrange themselves, they make a single cell, and that very cell is called as sarcomere. And sarcomere is wrapped by endomysium. And when many endomysium wrapped muscle fibers they combine together, they make a muscle bundle. And when different perimysium wrapped muscle bundles combine together, they form an organ, and that very organ is called as a muscle, and muscle is definitely wrapped by the epimysium. तो पहले हमने चीजों को तोड़ा था, हमने जोड़ के दोबारा से मसल बना दिया है, राइट। मसल को लेंगे, उसे काटेंगे तो सबसे बाहर नजर आएगी एपीमीजियम, उसमें नजर आएंगे बहुत से मसल बंडल्स, मसल बंडल्स के बाहर नजर आएंगी हमारे पास मेम्ब्रेन्स, नाम क्या है, पेरीमीजियम। जब मैं उसको फर्दर कट करके देखूँ नजर आएंगे उसके अंदर बहुत से मसल फाइबर्स, जिनके बाहर क्या प्रेजेंट है, एंडोमीजियम। और एक मसल फाइबर को अगर बनाना हो जो कि एक्चुअल यूनिट है हमारे मसल का, कौन सा, एनाटॉमिकल, तो उसके अंदर नजर आएंगे हमें बहुत से फंक्शनल यूनिट्स। वो फंक्शनल यूनिट कैसे बनी है, बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सिंगल सेल। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है आपस में मिलके, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus बाय अरेंजिंग thin and thick proteins along the lines, and these particular lines are known as M lines and Z lines. Z line का मतलब है स्विच लाइन, स्विच लाइन का मतलब होता है टर्मिनल या आखिरी लाइंस, ठीक है। और M लाइन का मतलब है हमारे पास मीडियम लाइंस। तो ये जो लाइंस हैं, दे आर बेसिकली डिमार्केटिंग व्हाट, द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द वन फंक्शनल यूनिट, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एक जी लाइन से, खत्म कहाँ हो रही है, धर्मावली जी लाइन से, और धर्मा में क्या बच जाती है हमारे पास, एम लाइन। यही कॉज है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि बाज़ जगहों से रोशनी ज़्यादा गुजरती है और बाज़ जगहों से रोशनी कम गुजरती है। और इसी वजह से जब मैं किसी स्केलेटल मसल की स्लाइड दिखता हूँ, लुक एट दिस इमेज, तो आपको नजर आती है इसके अंदर striations, you know very well, when light passes through the tissue it appears bright, when it cannot pass it means कि वहां से रोशनी कम गुजर रही है, वो एरिया में डार्क नजर आएगा। तो देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स इसको सामने रख के कि किस किस एरिया में से लाइट ज्यादा पास हो सकती है और किस एरिया में से लाइट कम पास हो सकती है। तो क्या करते हैं, आपको वापस डायग्राम पे लेके आते हैं। लुक एट दिस रीजन, ये रीजन है मेरे पास, यहाँ पे इस तरह की मुझे क्या नजर आ रही हैं, 6 थिन से फिलामेंट नजर आ रही हैं। अगर हम इस जी लाइन के ऊपर अटैच्ड थिन फिलामेंट्स की बात करें तो इनका डायमीटर जो है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। इट मीन्स दे आर वेरी थिन।
लेकिन अगर मैं एम लाइन के ऊपर अटैच मायोसिन फिलामेंट की बात करूं तो ये मेरे पास 16 माइक्रोमीटर तक होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि उसका डायमीटर उससे डबल है। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ एक फिलामेंट है और यहाँ पे ये 6 फिलामेंट्स है। तो हम बात ये कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे रोशनी आसानी से और सीधी गुजर जाती है। यहाँ पे रोशनी आसानी से और सीधी गुजर जाती है क्योंकि सेक्शन में बाहर मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 फिलामेंट नजर आ रहे हैं। तो जब रोशनी यहाँ पे आसानी से और सीधी गुजरेगी तो वो लाइट बेंड नहीं होगी। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे लाइट विदाउट डिस्टर्बेंस आइसोट्रॉपिक वे में गुजर रही है। आइसो का मतलब होता है सेम और ट्रॉपिक का मतलब होता है ओरिएंटेशन। आपको पता है कि ये एक ऑप्टिकल एक्टिविटी है, आइसोट्रॉपिज्म एंड एन आइसोट्रॉपिज्म। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर जिस डायरेक्शन से मर्जी लाइट डालूं, लाइट की अमाउंट कम ना हो तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे रोशनी यूनिफॉर्मली पास हो रही है और मैं उस पर्टिकुलर जोन को आइसोट्रॉपिक जोन कहता हूँ। तो जोन अराउंड द जी लाइन इज कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक जोन। और जो बैंड हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से लेके मीन्स हम बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर और अगली यहाँ तक का जो बैंड है, इट इज कॉल्ड एज आई बैंड। आई बैंड बिकॉज लाइट इज पासिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम एनी डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं कि जिसे मैंने अब डिमार्केट किया है बाय द ब्लैक वर्टिकल लाइन, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चला गया, इस पर्टिकुलर जोन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस पर्टिकुलर जोन में मैंने ये देखा कि अगर मैं रोशनी को किसी डिफरेंट एंगल से पास करता हूँ तो फिलामेंट दूसरे के ऊपर से मुझे गुजरते हुए महसूस होते हैं और रोशनी यूनिफॉर्म नहीं गुजर रही, कभी रोशनी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो उस पर्टिकुलर जोन में कि जहाँ रोशनी कभी कम हुई कभी ज़्यादा हुई, उसे मैं नाम देता हूँ एन आइसोट्रॉपिक बैंड। एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक, इसका मतलब फिर दोबारा बोल रहा हूँ, या हम इसे बोलते हैं ए बैंड, ए बैंड। ठीक है, इससे मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि जब मैं डिफरेंट एंगल से रोशनी पास करता हूँ तो रोशनी कभी ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है, तो इसलिए मैं इसे क्या बोलता हूँ, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। अब इस एन आइसोट्रॉपिक बैंड की रीज़न मेरे पास क्या है कि यहाँ पे थिन फिलामेंट भी हैं और थिक फिलामेंट भी हैं, और जब थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट दूसरे के रेफरेंस मूव करते हैं, समथिंग लाइक जैसे कि हमारा सोलर इक्लिप्स होता है या लूनर इक्लिप्स होता है, तो उसमें भी ऐसा ही है कि रिलेटिव मूवमेंट की वजह से अंधेरा जैसा कभी रोशनी आ जाती है। तो सेम इज द केस है, जब थिन फिलामेंट क्या गया था, थिन फिलामेंट क्या गया आता है तो रोशनी की मिकदार जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है। तो देयरफॉर दिस वेरी जोन इज कॉल्ड एज आई बैंड। लेकिन इस पर्टिकुलर आई बैंड के अंदर एक जोन ऐसा भी है जो बहुत रोशन है, दैट इज वेरी मच रोशन। अगर मेरा बस चलता हो तो मैं आप लोगों को इस पूरे के पूरे जोन को पेंट करके दिखाऊं। कोशिश करते हैं कि इस पूरे के पूरे जोन को मैं पेंट कर दूं। दिस वेरी जोन। अब इस पर्टिकुलर जोन में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, सिर्फ एक एम लाइन और उसके साथ अटैच हुई हुई सिर्फ और सिर्फ एक मायोसिन फिलामेंट। तो इस पर्टिकुलर जोन को हम लोग नाम देते हैं एच जोन। ठीक है, तो ए बैंड इज बाइसेक्टेड बाय एच जोन। तो जब मैं एच जोन की बात करता हूं तो इट इज फ्रॉम द वर्ड हेले, हेले। हेले का मतलब होता है मेरे पास ब्राइट। तो आपको इस काले बैंड के अंदर एक रोशन सा बैंड भी नजर आता है, दैट इज बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फिलामेंट होता है। अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, राइट, तो एक मैसेज आप लोगों के ब्रेन से जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन माई हैंड, तो जो मेरे हैंड के मसल है दे ऑल बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। तो उस टाइम पे ये वाली जी लाइंस दे विल कम क्लोज टुगेदर। जब एक दूसरे के पास आएंगी तो जाहिर है कॉन्सिक्वेंटली मेरा आई बैंड भी श्रिंक होगा और मेरा एच बैंड भी श्रिंक होगा। हाँ, जिस बैंड की लेंथ में इजाफा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द ए बैंड। ए बैंड बढ़ता चला जाएगा बिकॉज के फिर मायोसिन फिलामेंट्स, रेक्टिन फिलामेंट्स they will you can say slide over each other and they will maximum you can say show overlapping। तो जब ओवरलैपिंग ज़्यादा हुई तो जाहिर है मेरे पास एन आइसोट्रॉपिज्म ज़्यादा होगी और ए बैंड चौड़ा होता चला जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली मेरा आई बैंड और एच बैंड कम होता चला जाएगा। लेकिन जब मसल दोबारा से रिलैक्स होगा तो दोबारा से भी नजर आना शुरू हो जाएंगे, जाहिर है मेरे एच बैंड्स और मेरे आई बैंड्स।
तो कौन कम हो जाएगा? जाहिर है ए बैंड। तो ये है हमारे पास फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ दीज पर्टिकुलर यू कैन से मसल सेल्स। अगले टॉपिक में, अगले बोर्ड पे हम देखेंगे कि हम इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जाएंगे, मींस इस फंक्शनल यूनिट के अंदर जाएंगे, तो देखेंगे कि मायोसिन प्रोटीन किस तरह की बनी हुई है और एक्टिन प्रोटीन किस तरह की बनी हुई है। इसे अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स जंप टू द नेक्स्ट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी वांट टू स्टार्ट अगेन विद द सेम डायग्राम। ये मेरे पास क्या है? एक जी लाइन, ये मेरे पास क्या है? दूसरी जी लाइन, और ये मेरे पास क्या है? सेंटर में एक थिक सी एम लाइन, ये थिक सी एम लाइन है, ठीक है। और इस एम लाइन के साथ अटैच है एक मोटी सी प्रोटीन जिसका नाम क्या है? मायोसिन। और इस जी लाइन के साथ अटैच है मेरे पास थिन प्रोटीन्स जिनका नाम क्या था मेरे पास? एक्टिन एंड एक्टिन, एक्टिन एंड एक्टिन। तो दीज आर एक्टिन प्रोटीन्स, ये एक्टिन है। और ये मेरे पास क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? मायोसिन। हम दिखना ये चाह रहे हैं कि ये एक्टिन और मायोसिन बेसिकली किस तरीके से अरेंज है, इनकी अपनी स्ट्रक्चर क्या है। देयरफॉर हमने इसका नाम रखा हुआ है, इस टॉपिक का नाम रखा हुआ है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मसल सेल। कि अगर हम सार्कोमियर के अंदर घुसे तो हमें क्या नजर आएगा? तो पहले नजर आएगी हमें एक मोटी सी प्रोटीन, उसका नाम क्या है? मायोसिन। तो आइए हम इस मायोसिन की बात करते हैं। मायोसिन, इट लाइज इन द सेंटर, ये बिल्कुल सेंटर में लाई करती है। एंड अटैच्ड विद, किससे अटैच्ड है? अटैच्ड विद एम लाइन, एम लाइन से अटैच है, राइट। अगर हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो पता चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स कि इसके अंदर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, राइट। और ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड किसी दरमियान में से, बिल्कुल दरमियान में से किसी हेयर पिन की तरह से, या आजकल अगर हम बात करें तो हमारी पॉलिटिक्स में यू टर्न की बड़ी बात हो रही है, तो किसी यू टर्न की तरह से वापस मुड़ जाती है। लुक एट दिस डायग्राम, डायग्राम दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरे पास एक पॉलीपेप्टाइड है, इसका सेंटर मेरे पास क्या है? ये। तो इस सेंटर में से ये लूप बैक हो गई, ऐसे यू टर्न ले लिया इसने, वापस चली गई, राइट। लेकिन इसने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स कि इसने अपने अगले वाले दो एंड्स को टर्शरी क्वार्टनरी फेजेस से गुजारने के बाद एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया, कुछ ऐसे। ये जब रैप एक दूसरे के ऊपर लिपटती गई तो एक बॉल सा इस पर्टिकुलर चीज के लिपटने से यहां बन गया, और इस पर्टिकुलर चीज के लिपटने से एक बॉल यहां बन गया। ये मेरे पास एक हेयर पिन बन गई जिसके दोनों आगे वाले एंड्स के ऊपर बॉल्स लगे हुए हैं ताकि वो पिन हमारी छोटी सी बेबी को चुभ ना जाए। बात समझ आई आप लोगों को? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मायोसिन। डोंट इमेजिन कि इस मायोसिन में इस तरह का एक यूनिट है, बल्कि इस पर्टिकुलर मायोसिन के अंदर इस तरह के हजारों यूनिट्स हैं, राइट। और ये जो छोटे छोटे से हमें ऊपर उभार नजर आ रही है, बहुत से नजर आ रही हैं, दे आर बेसिकली देयर टू मेक द क्रॉस ब्रिजेस। तो इसके ऊपर अगर आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे से उभार नजर आ रहे हैं, इस तरह के इस तरह के इस तरह के, ये वाले समवेयर हियर, तो ये सारे के सारे उभार बेसिकली किसके बने हुए हैं? इस स्ट्रक्चर के। और इसका ये वाला पार्ट इट इज बेसिकली एम्बेडेड इन दिस मेगा स्ट्रक्चर, वो इस मेगा स्ट्रक्चर के अंदर एंकर्ड है, खुदा हुआ है। तो सेम इज अ केस विद दिस साइड, इस तरफ भी मेरे पास बहुत सारे हेड्स हैं, ये सारे हेड्स हैं कि जिनके लूप्स दे आर बेसिकली इंटेंगल्ड इन दिस यू कैन से बेस, ओनली हेड्स कैन कम आउट। उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में से सिर्फ हेड बाहर आ सकता है, बाकी सारी की सारी चीजें इसके अंदर क्या है? पॉलीमराइज हो गई हैं। तो ये है स्ट्रक्चर मेरे मायोसिन प्रोटीन का, ठीक है। अब हम यूं समझ सकते हैं कि ये एक सिंगल प्रोटीन है दैट लूप बैक लाइक अ हेयर पिन, एक हेयर पिन की तरह से लूप बैक होता है, एंड इट्स बोथ एंड्स आर मॉडिफाइड, बदल गए हैं into lobular structures known as, उन्हें हम कहते क्या हैं? known as
मायोसिन हेड्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मायोसिन हेड्स। और व्हाट इज देयर रोल? आंसर इज कि मायोसिन हेड्स यूज टू मेक क्रॉस ब्रिजेस, ये हमेशा क्रॉस ब्रिजेस बनाने में इस्तेमाल होते हैं, राइट? यूज टू मेक क्रॉस ब्रिजेस। राइट? अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द वेरी नेक्स्ट प्रोटीन, दैट इज अ थिन प्रोटीन एंड वी कॉल इट एज एक्टिन। नेक्स्ट थिंग इज एक्टिन। अब ये जो मेरे पास एक्टिन है स्टूडेंट्स, इट इज वेरी थिन बट इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि ये एक थिन प्रोटीन है और इसका 7 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर था, इसका थिन प्रोटीन है, हाफ डायमीटर है एज कंपेयर टू मायोसिन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ दो और प्रोटीन्स भी अटैच हैं। इसका मतलब है कि एक्टिन इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन, इसमें 3 प्रोटीन शामिल हैं। पहली प्रोटीन को मैं आप लोगों के लिए यूं ड्रॉ करता हूं, लुक एट दिस। आप ये इमेजिन करें कि आप, बल्कि आप इस एनिमेशन को देखिए, एनिमेशन में आपको नजर आ रहा है कि ये एक तस्बीह है और मैं तस्बीह के बारे में कह सकता हूं कि एक बीडेड स्ट्रक्चर है, बीड्स है, इसमें दाने दाने से हैं। और क्या ख्याल है, अगर मैं इसको ट्विस्ट करूं तो ये एक बीडेड ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बन गया। आप लोगों की एक्टिन भी एक बीडेड ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होती है। लुक एट दिस डायग्राम, मैं आपके लिए बना रहा हूं इसको कि ये प्रोटीन कुछ इस तरह की है, ऐसी ऐसी ऐसी, इस तरह की, समथिंग लाइक इट, ऐसे, और इसके ऊपर बीड्स लगे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। गेटिंग माई पॉइंट? और इस पर्टिकुलर बीडेड स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो इसके साथ 2 और किस्म की प्रोटीन्स अटैच होती हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? लुक एट दिस, इट इज अ ट्विस्टेड बीडेड स्ट्रक्चर। आपने कभी डेफिनेटली परांदे का नाम सुन रखा होगा, आजकल तो उसका फैशन ही खत्म हो गया, लेकिन गांव में बहुत से लोग भी इस बात को जानते हैं। वो खवातीन अपने बालों को लंबा करने के लिए अपनी चुटिया के अंदर वो थ्रेड्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर हैंग करता ताकि बाल जल्दी लंबे हों, एंड दैट वाई थिंग इज बेसिकली इंटरवोवन इनटू द पोनीटेल। ठीक है, उसको हम उसके अंदर बुन देते थे, उस परांदे को चुटिया के अंदर ही बुन देते थे, वो फिर खींचे तो निकलता नहीं था। सेम इज द अरेंजमेंट ऑफ द अदर 2 प्रोटीन्स। उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? ट्रोपोनिन, और एक का नाम है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। हम पहले बात करते हैं ट्रोपोमायोसिन की। तो ट्रोपोमायोसिन के बेसिकली मेरे पास 2 पॉलीपेप्टाइड है। क्या है स्टूडेंट्स? इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं या 2 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। इनमें से एक स्ट्रैंड, जैसे मैंने बोला कि वो इंटरवोवन होता है किसके साथ? एक्टिन फिलामेंट्स के साथ। और जो दूसरा जो इसका स्ट्रैंड होगा, इट विल बी यूज्ड टू बाइंड इटसेल्फ विद ट्रोपोनिन। ठीक है, इसका एक अटैच है एक्टिन के साथ और एक अटैच होगा ट्रोपोनिन के साथ। अब हम देख रहे हैं ट्रोपोनिन ये एक छोटी सी प्रोटीन है, निन नन्ही सी छोटी सी प्रोटीन है, और इसके फर्दर मेरे पास 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, यानी कि ये भी एक ट्राइमेरिक फर्दर प्रोटीन है। तो इसके 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। अब इन पॉलीपेप्टाइड्स का भी अपना अपना एक फंक्शन है। जो पहला पॉलीपेप्टाइड है वो तो बाइंड हो जाएगा एक्टिन के साथ, दूसरा बाइंड होगा ट्रोपोमायोसिन के साथ, यानी कि एक इसका और एक इसका आपस में बाइंड हो जाएंगे। जो तीसरा है वो मेरे पास किससे बाइंड हो जाएगा? कैल्शियम बाइंडिंग साइट है। तो पहला किससे बाइंड हो गया? पहला बाइंड हो गया एक्टिन के साथ, दूसरा बाइंड हो गया ट्रोपोमायोसिन के साथ, ट्रोपोमायोसिन के साथ, और जो तीसरा है थर्ड वाला, ये किससे बाइंड होगा? ये बाइंड होगा कैल्शियम के साथ, Ca+2। इट इज समथिंग लाइक इट, ये किसी बैलेंस की तरह से, राइट? कि अगर कैल्शियम इधर से बाइंड होगा तो ये हैवी हो जाएगा, और नहीं बाइंड हुआ तो ये ऊपर आ जाएगा। समथिंग लाइक फलक्रम की तरह काम कर रहा है।
जब कैल्शियम आके इस ट्रोपोनिन छोटी सी प्रोटीन के साथ आके बाइंड होगा तो इसमें एक कन्फर्मेशनल चेंज आएगी शक्ल में, इसीलिए मैं ट्रोपोनिन को एक कन्फर्मेटरी प्रोटीन बोलता हूं। एक कन्फर्मेशनल प्रोटीन है और आप इसे कॉन्फिग्रेशनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। कॉन्फिग्रेशनल, उसकी कॉन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगी, राइट, उसकी थ्री स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? लुक एट दिस। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मेरे हाथों की तरफ देखना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि ये मेरे पास एक एक्टिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन कौन सी जगह है माय डियर स्टूडेंट्स? ये वाला डिप्रेशन कह लें, ये वाला डिप्रेशन कह लें, ये वाला डिप्रेशन कह लें, गड़ा है। ये ऊपर भी हो सकता है, ऐसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये गड़े हैं। These particular depressions are basically lying in the actin, और इस पर्टिकुलर साइट को मैं देखूं तो ये क्या कहलाती है? एक्टिव साइट। किस एक्टिव साइट है? एक्टिन की। किसके लिए एक्टिव साइट है? फॉर द मायोसिन हेड्स, कि अगर ये वाली सरफेस एक्सपोज है तो मायोसिन हेड फौरन इससे बाइंड हो जाएंगे, बिकॉज कि इस पर्टिकुलर डिप्रेशन के चार्जेस और मायोसिन हेड के चार्जेस ऑपोजिट है। तो जो ही साइड एक्सपोज होगी फॉर्न मायोसिन हेड इससे बाइंड हो जाएगा। लेकिन आमतौर पे इस पर्टिकुलर एक्टिव साइट को कवर रखती है क्या? ट्रोपोनिन। लेकिन जो ही इस ट्रोपोनिन के साथ आके कैल्शियम बाइंड होता है तो ये साइड पे हट जाती है। अब ये वाली कैविटी ओपन हो गई। जो ये कैविटी ओपन होगी तो नीचे पड़े हुए मायोसिन हेड उससे बाइंड हो जाएंगे एंड दे विल यूज टू मेक द क्रॉस ब्रिजेस। तो इस लिहाज से फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ट्रोपोनिन है, जो अपनी शक्ल तब बदलेगी कि जब उसके साथ आके कैल्शियम अटैच होगा। वंस कैल्शियम इज इनसाइड द सार्कोमियर तो फिर एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो जाएंगे, उसके साथ अटैच हो जाएंगे हमारे मायोसिन हेड्स और इससे हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्शन फर्दर कैसे काम करती है, किस तरह से यू कैन से हमारा जो मसल है वो एक्टिवेट होता है या उसमें चेंजेस आती हैं, फिर ये वाले मायोसिन हेड्स कैसे ब्रेक होते हैं, हमारा मसल कैसे रिलैक्स करता है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। और टिल दैट वेरी नेक्स्ट टॉपिक आई वांट टू से यू गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।